क्या हाल चाल बच्चा लोग। ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग लाइव प्रोसेसेस के बारे में जो चैप्टर शुरू किए थे हम, तो वही चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे अभी हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे ऑटोट्रॉप्स पे, जो आपके सिलेबस में भी है। उसके बाद है हेटेरोट्रॉप्स, तो अगले लेक्चर में हम लोग हेटेरोट्रॉप्स पे पूरे डिटेल में बात करेंगे। और इसी तरह लेक्चर वाइज हर एक टॉपिक को पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और आप जब ये लेक्चर ख़त्म होगा तब आप ये एक बार अपने एनसीईआरटी या जो भी किताब आपके पास है उस किताब को पढ़िएगा। एक एक लाइन आपको क्लियर होगा, एक एक पॉइंट्स क्लियर होगा। और मैं आपको कोई नोट्स नहीं बनवाऊंगा, लेकिन हर एक बात आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, ताकि जब आप अपने किताब को खोलेंगे तो हर एक बात आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं, आपने तो ये सुना है, आपने तो ये पढ़ा है, आपको ऐसा फीलिंग आएगा। ठीक है, तो यही हमारी कोशिश रहेगी। तो अभी हम लोग ऑटोट्रॉप्स पे पूरे डिटेल में बात करेंगे। और ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ये सब क्या है, न्यूट्रिशन का ही टाइप है, टाइप्स हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे पीछे वाले लेक्चर में हमने संक्षेप में बात किया था न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, खाना खाने से लेकर के वो जो खाना हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ यूटिलाइजेशन है वो पूरा हो गया, और जो खाना नहीं पचा वो बाहर निकल गया, ये सारे स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन का। तो अभी हम लोग इसी स्टेप को दोबारा देखेंगे अच्छे से। तो देखिए, न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप खाना खाना, जिसे इंगेशन बोलते हैं, इंगेशन। ठीक है, इंगेशन मतलब खाना खाना। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन, डाइजेशन मतलब खाना का पचना। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन मतलब खाना का पचना। तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है अब उसका एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब छोटी आंत और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और उससे ऊपर स्टोमक होता है, तो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना पच चुका होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये तीसरा स्टेप होता है। चौथा स्टेप होता है एसिमिलेशन, मतलब खाना जो एब्जॉर्ब हो गया ये हमारे ब्लड के जरिए पूरे बॉडी पार्ट्स में चला गया। अब बॉडी पार्ट्स में इस खाना का यूटिलाइजेशन होना, मतलब उपयोग होना, इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, ये चौथा स्टेप हो गया। और पांचवा स्टेप होता है ईजेशन। ईजेशन मतलब जो खाना हमारे अंदर नहीं पचा, ठीक है, जो खाना हमारे अंदर नहीं पचता है तो उसे हम फीकल मैटर यानी स्टूल यानी लेट्रिन के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया ईजेशन। तो ये 5 स्टेप्स हो गए न्यूट्रिशन के। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड यानी कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। ये तो स्टेप्स हो गए, जो सारे तरह के न्यूट्रिशन में यही स्टेप्स फॉलो होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। तो देखिए, 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ऑर्गेनिज्म भी 2 तरह का होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाता है उसे ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाता है उसे हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो कौन ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कौन हेटेरोट्रॉप्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेता है उसे ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना पाता बल्कि उसे ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड होना पड़ता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा कंसिडर करेंगे ऑटोट्रॉप्स को, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। फिर अगला वीडियो जब बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉप्स पे पूरे डिटेल में, जितना आपके सिलेबस में है और जितना आपको जानना चाहिए, हर बातों को पूरी तरह हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन कैसे बनाता है अपना खाना और कौन होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स? तो ग्रीन प्लांट्स जो भी होते हैं, या आप मान लीजिए प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ इंसेक्टिवोर्स प्लांट होते हैं जो कीड़ा मकोड़ा खाते हैं, लेकिन वो कीड़ा मकोड़ा ग्लूकोज बनाने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए नहीं खाता है। वो कीड़ा मकोड़ा खाता है अपने नाइट्रोजन का डिमांड पूरा करने। कुछ ऐसे जमीन होते हैं, कुछ जगह का जमीन ऐसा होता है जहाँ पे नाइट्रोजन बहुत कम होता है। ठीक है, तो ऐसे जगह पे जो प्लांट ग्रो करते हैं तो वो प्लांट कहाँ से लाएंगे नाइट्रोजन? तो वो कीड़ा मकोड़ा को खा लेता है, और कीड़ा मकोड़ा में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, तो उससे वो अपना नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पूरा करता है। तो ऐसे प्लांट भी ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं, क्योंकि खाना वो भी धूप में ही बनाता है, वो भी फोटोसिंथेसिस करके ही बनाता है। तो सारे ग्रीन प्लांट्स हो गए या फिर सारे प्लांट्स हो गए ऑटोट्रॉप्स। और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे भी हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं? तो हेटेरोट्रॉप्स में हो गया सारे एनिमल्स और फंजाई। अब आप बोलेंगे एनिमल्स मतलब क्या? शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, सांप, कीड़ा जो होता है, कछुआ होता है या फिर कीड़ा मकोड़ा होता है, ये सब क्या है? एनिमल नहीं है, ये सारे एनिमल्स हैं। आप जो जिसे एनिमल समझते थे, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ को, वो दरअसल एनिमल नहीं था, वो मेमल था। मतलब एनिमल भी है लेकिन मेमल है, खास नाम उसका मेमल है। ठीक है, हम आप जो भी हैं हम सब मेमल्स हैं। ठीक है, और एनिमल में तो सब आ जाते हैं,
जो भी आंखों से दिखता है, और वो प्लांट या तो प्लांट होगा या फंजाई होगा या एनिमल होगा। फंजाई जिसे आप फंगी भी बोलते हैं, तो या तो प्लांट होगा या फंगी होगा या एनिमल्स होगा, तीन ही चीज़ आंखों से दिखता है, ठीक है। तो जो भी शेर बाघ हो, कुत्ता बिल्ली हो, या कीड़ा मकोड़ा हो, या अर्थवर्म हो, ये सब क्या है, सब एनिमल है, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सबसे बेहतर एग्जांपल है एनिमल्स और फंजाई, ठीक है, एनिमल्स और फंजाई। तो इसके बारे में, इसका जो न्यूट्रिशन है एनिमल्स का, फंजाई का, इस पे भी आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से बताया गया है, और हम अगले वीडियो में इस पे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, इस पे पूरे डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉप्स पे। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं और वो अपना खाना कैसे बनाता है। देखिए, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो शो करते हैं, दिखाते हैं, उसे ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, ये सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो आपके इस लेक्चर में हम लोग फोटोसिंथेसिस पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश सेंसेशन। ये एक प्रोसेस है जिस दौरान ग्रीन प्लांट्स या फिर कुछ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वो एटमॉस्फेयर से सनलाइट को लेते हैं, वातावरण से सनलाइट को लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बना लेते हैं। और इस काम में सबसे ज़्यादा मदद करता है क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिस दौरान का इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाया जाता है, साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी निकलता है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है, जिसे स्टोर करने के लिए प्लांट कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। और इसी दौरान हमने बात की थी इनऑर्गेनिक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से बनाता है। इनऑर्गेनिक वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब, किस कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक बोलेंगे, किसे ऑर्गेनिक बोलेंगे। तो देखिए, जिस कंपाउंड में कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा, ये तीनों होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों होगा, उसे हम लोग ऑर्गेनिक बोलेंगे। और जिसमें केवल कार्बन हो या केवल हाइड्रोजन हो या फिर ये तीनों नहीं हो, उसे हम लोग इनऑर्गेनिक बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे वाटर, H2O हमारे बॉडी में बहुत होता है, इसके बाद भी इसे हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि H2O वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। H2O मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पे तो कार्बन है नहीं, इसीलिए वाटर इनऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में क्या होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन तो नहीं होता, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक है। और इसीलिए आपकी किताब में लिखा होगा फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स और सम अदर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स take inorganic carbon dioxide and water, and in presence of sunlight and chlorophyll they perform this process to form glucose, and this glucose is a food, and other byproducts like oxygen are also released in this process. These oxygen are released out. और पिछले लेक्चर में जब हमने बाय प्रोडक्ट पे बात की थी, तो बाय प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया था कि बाय प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बन तो जाते हैं रिएक्शन के दौरान, लेकिन उल्टा उस हमें ही हार्म करता है, या जिस ऑर्गेनिज्म में ये बनता है उसी को नुकसान करता है, उसे बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आप बोलेंगे ऑक्सीजन, किताब में तो लिखा है ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन तो हेल्पफुल होता है, उसके बिना तो कोई जी ही नहीं सकता, वो हम हैं चाहे पेड़ पौधा है, कोई ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकता। फिर ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? तो जब आप 11th में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के चैप्टर में कि ऑक्सीजन जब ज़्यादा हो जाता है पेड़ के लिए, तो उल्टा पेड़ को ही ख़त्म कर देता है, पेड़ जल जाता है, उसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया कि ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो तो अपना खाना बना लिए, ग्लूकोज बना लिए, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, तो खुद तो खाना बना नहीं सकते, तो वो ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं। ऑटोट्रॉप्स अपना ग्लूकोज बना लिया, लेकिन ग्लूकोज को स्टोर नहीं करता, स्टोर करता है स्टार्च बना करके। मतलब ग्लूकोज एक मोनोमर है, मोनोमर यानी एक छोटा यूनिट है। जैसे एक दीवार में बहुत सारे ईटा मिल के एक दीवार बनता है, बिल्कुल उसी तरह एक स्टार्च बनाने के लिए बहुत सारे ग्लूकोज चाहिए, मतलब ग्लूकोज को जोड़ जोड़ करके स्टार्च बनाया जाता है। तो पेड़ पौधा क्या करते हैं, तो खाना बनाने के लिए तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए वो स्टार्च बनाते हैं, स्टार्च बना करके इसे स्टोर कर लेते हैं, ताकि लंबा समय तक जब जरूरत होगी तो स्टार्च को तोड़ करके ग्लूकोज बनाएंगे और यूज कर लेंगे, और फिर जरूरत नहीं है तो स्टार्च बना के रखिए। जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इस उदाहरण से कि अगर आपको अनाज बहुत दिन तक अपने घर में रखना होता है, गेहूं को आपको बहुत दिन तक अपने घर में रखना है, तो आप क्या करते हैं, गेहूं को कैसे रखते हैं, आटा बना करके 2 साल 3 साल तक रखते हैं, या गेहूं को ही रखते हैं। तो आप बोलेंगे गेहूं को ही हम बहुत दिन तक रख सकते हैं, क्योंकि गेहूं बहुत दिन तक चल भी जाता है, खराब भी नहीं होता। और आटा बना करके अगर हम रखेंगे तो महीना 2 महीना आते आते वो खराब हो जाएगा।
और जब हमें ज़रूरत होती है आटा की, तब हम गेहूं को ले जाते हैं मिल पे, उसे पिसा के आटा बना लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह पेड़ भी जब ग्लूकोज बनाता है, लेकिन उसे स्टार्च बना के स्टोर कर देता है ताकि वो जमा रहे और बहुत दिन तक खराब ना हो। तो अब देखिए, कोई भी जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो पेड़ पौधा को ही खाएगा, या तो डायरेक्टली उसे खा सकता है या इनडायरेक्टली उसे खा सकता है। तो अगर पेड़ पौधा को खाएगा तो उसे तो स्टार्च ही मिलेगा। तो अब स्टार्च को वो क्या करेगा, पहले डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को तोड़ करके ग्लूकोज बना लेता है, और ग्लूकोज को फिर अपने अनुसार जितना उसे ज़रूरत है उसे खा लेगा। मतलब ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बना के निकाल देगा, और एनर्जी जो निकलेगी इस प्रोसेस में, उस एनर्जी का यूज करके वो अपना काम करेगा, अपना डेली एक्टिविटी करेगा, लाइफ प्रोसेसेज करेगा। लेकिन ज़्यादा जो खाना खा लेता है तो उस खाना का फिर क्या होता है, बॉडी में वो खाना स्टोर हो जाता है। मान लीजिए हम हेट्रोट्रॉप्स हैं, तो मेरे बॉडी में वो खाना कैसे स्टोर होगा, दो रूप में स्टोर हो सकता है। पहला रूप ये कि वो खाना ग्लाइकोजेन बन के स्टोर हो जाए, मतलब पेड़ पौधा ग्लूकोज को स्टार्च में स्टोर करता है और एनिमल जो होते हैं वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में स्टोर करता है। और दूसरा तरीका यह है कि उसे फैट बना के स्टोर कर ले, फैट यानी चर्बी, वसा, तो चर्बी बना के स्टोर कर ले। जो आपके पेरेंट्स के जनरेशन है उनके बॉडी में बहुत फैट होता है, चर्बी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो खाना ही स्टोर है। तो खाना दो फॉर्म में स्टोर होता है, या तो ग्लाइकोजेन बन के हेट्रोट्रॉप्स में, या तो ग्लाइकोजेन बन के स्टोर होगा, या फिर फैट बन के यानी लिपिड बन के स्टोर हो जाएगा। ये तो हेट्रोट्रॉप्स में होते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, तो जैसे ही स्टार्च को खाता है तो स्टार्च को डाइजेस्ट करके पहले ग्लूकोज बनाएगा। डाइजेशन प्रोसेस जो मैंने बताया था, तो डाइजेशन के दौरान इसे ग्लूकोज बनाना है। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ये तो एंजाइम्स की मदद लेते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, तो देखिए आपने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा होगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होते हैं खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, लेकिन रिएक्शन का रेट को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, इसे कैटलिस्ट बोलते हैं। और जो हमारे बॉडी, हमारे या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कैटलिस्ट का काम करता है, उसे एंजाइम्स बोलते हैं। तो एंजाइम्स का डेफिनेशन क्या होगा, ऑल दोज केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच कैन इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, आपको ये लिखना है पूरा। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट व्हिच कैन इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, तो इसे एंजाइम्स बोलते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स की मदद से ग्लाइकोज उस स्टार्च को तोड़ता है, ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज को फिर किसी एंजाइम की मदद से ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन बना लेता है, इंसुलिन की मदद से। आपने सुना हो, इंसुलिन हार्मोन है खैर, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं एंजाइम्स की मदद से उसे तोड़ा जाता है। तो आपके सिलेबस में अभी एंजाइम्स के बारे में था तो मैंने बताया। अब देखिए, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उसे भी तो खाना चाहिए। वो खाना का क्या करता है, या तो खाना से एनर्जी निकालेगा, या फिर खाना स्टोर करके अपना बॉडी बढ़ाएगा, अपना डेवलपमेंट करेगा। जैसे पेड़ पौधा धीरे धीरे ग्रोथ होता है ना, पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा छोटा होता है, समय के साथ वो बड़ा हो जाता है, तो वो अपना ग्रोथ भी करेगा, और साथ में एनर्जी भी चाहिए उसे अपने लाइफ साइकिल को चलाने के लिए। तो ग्रोथ के लिए उसे कार्बन कंपाउंड चाहिए। कार्बन कंपाउंड मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन चाहिए उसे, मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, और भी कई कंपाउंड, जैसे उन्हें न्यूक्लिक एसिड चाहिए। तो ज़्यादातर जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो चार तरह के ही होते हैं। दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म, या तो बैक्टीरिया हो, या फिर हम आप, या पेड़ पौधा हो, सब चार तरह के ही बायोमोलिक्यूल से बने होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लिपिड यानी फैट, और चौथा होता है न्यूक्लिक एसिड। तो ये चारों में कार्बन भर भर के होता है। तो ये कार्बन पेड़ पौधा को कहाँ से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है। ग्लूकोज में कार्बन होता है ना, C6H12O6, तो इसी कार्बन से पेड़ पौधा को कार्बन मिलता है। और एनर्जी कहाँ से मिलता है, वो भी ग्लूकोज से मिलता है। ग्लूकोज टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में बन जाता है, और एनर्जी मिल जाता है पेड़ पौधा को। तो एनर्जी भी मिलता है ग्लूकोज से, और कार्बन भी मिलता है ग्लूकोज से। कार्बन मतलब ये चारों कंपाउंड, प्रोटीन, लिपिड, इस सब में भी तो कार्बन होता है। तो कार्बन मतलब ये सारे कंपाउंड, ये कहाँ से मिलते हैं, ग्लूकोज से मिलते हैं। एनर्जी कहाँ से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है। इसीलिए आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा होगा कि प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से ही उसे कार्बन भी मिलता है और एनर्जी भी मिलता है। कार्बन एनर्जी फोटोसिंथेसिस से, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में ही बन रहा था। तो अब आपको ये लाइन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैंने बात किया था कि हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं, या तो डायरेक्टली उस पर डिपेंड करेंगे या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए एक शेर है मेरे पास, एक गाय है और एक कुछ घास है। तो गाय घास खाती है, अगर घास नहीं होगा डायरेक्ट गाय मर जाएगी। मतलब गाय उस घास पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। घास क्या है यहाँ पे, ऑटोट्रॉप्स है, जो अपना खाना खुद बनाता है। और गाय और लायन जो है, शेर है, ये दोनों क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं, जो अपना खाना नहीं बना पाते। तो देखिए गाय तो डायरेक्टली डिपेंड करती है घास पे,
लेकिन शेर घास को खाता है क्या? नहीं, डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर घास को हटा दिया जाए तो गाय भूखे मर जाएगी, गाय मरेगी तो खाने बिना शेर भी मर जाएगा। मतलब शेर भी घास पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली नहीं करता। जैसे गाय घास पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी, उसी तरह शेर घास पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली तो डिपेंड करता है। अगर घास नहीं होगा तो गाय नहीं होगी, गाय नहीं होगी तो शेर नहीं होगा। तो यही चीज़ आपकी किताब में लिखा हुआ है कि सारे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स या अलगी जो होते हैं या फिर जो बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो क्या करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक वाटर को लेते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में बना करके निकाल देते हैं। और ये रिएक्शन तो आपने खूब सुना होगा। 12 मॉलिक्यूल्स हम लोग वाटर लेते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इसे हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज यानी C6H12O6 और इसके साथ ही 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन भी निकलेगा, O2 यानी 6 मॉलिक्यूल्स O2 निकलेगा और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर निकल जाते हैं। तो ये हो गया रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट टाइप में तो ये रिएक्शन आएगा और लॉन्ग टाइप में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में भी लिखना होगा, स्टेप्स लिखने होंगे आपको फोटोसिंथेसिस के। तो फोटोसिंथेसिस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप्स तो बहुत होते हैं, लेकिन जितना आपके सिलेबस में है अभी मैं उतना ही बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल के मदद से लाइट एनर्जी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप में आपको ये लिखना है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप में लिखना है कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड हाइड्रोलाइसिस या फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब ये आपको मैं समझाता हूँ स्टेप। पहला स्टेप में जो क्लोरोफिल होते हैं वो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पहला स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप हो गया कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट एनर्जी से तो केमिकल एनर्जी को बनाना है, मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है और वाटर को तोड़ना है। फोटोलाइसिस, फोटो मतलब होता है लाइट और लाइसिस मतलब होता है तोड़ना। फोटोलाइसिस मतलब होता है लाइट के प्रेजेंस में तोड़ना। किसे तोड़ेंगे? वाटर को तोड़ेंगे। किसमें? हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन में, O2 में, ठीक है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो दूसरा स्टेप हो गया कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और तीसरा स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। जैसे आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, CO2 में तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ग्लूकोज में C6H12O6 है, मतलब हाइड्रोजन है। इसका ये मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, मतलब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तभी तो ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और कहीं पे भी हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो इसे बोलते हैं रिडक्शन। तो तीसरा स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स हुए, लेकिन ये तीनों स्टेप्स मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ऐसा नहीं कि एक स्टेप पहले खत्म होता है फिर दूसरा स्टेप शुरू होता है, सारे स्टेप एक साथ होते हैं। रियल सिचुएशन में जब आप प्लांट में देखेंगे तो सारे स्टेप एक साथ होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक एक स्टेप बताया और आपकी किताब में भी आपको ही समझाने के लिए बस लिखा हुआ है, और वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि ये सारे स्टेप्स एक साथ ही होते हैं, ठीक है। और इसका और कुछ ऐसा नहीं है कि कोई स्टेप जो पहले मैंने बताया वो सबसे पहले होता है, सेकेंड स्टेप भी पहले हो सकता है, थर्ड स्टेप भी पहले हो सकता है, कोई स्टेप कभी हो सकते हैं, क्योंकि जब सब कुछ एक साथ हो रहा है तो आपके देखने पे है आप किस स्टेप को देखते हैं। मान लीजिए मैं जब देख रहा था उस समय सेकेंड स्टेप शुरू चल रहा था, तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले सेकेंड स्टेप। तो ये आपके देखने पे डिपेंड करता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट यानी मरुस्थल, मरुस्थल जहाँ पे जमीन बहुत सूखा होता है, बालू होता है उधर, और उधर सैंड ज़्यादा होता है और जमीन में पानी कम होता है, बहुत कम होता है। तो जो प्लांट डेजर्ट पे ग्रो करते हैं उसे तो बहुत परेशानी होती है, बहुत मुश्किल से पानी मिलता है। और ऐसे प्लांट क्या करते हैं, तो दिन में जब बहुत धूप होती है, तो डेजर्ट पे धूप भी बहुत होता है, धूप के दौरान लाइट एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और रिएक्शन को रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि आप जानते होंगे जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड खींचने लगता है एटमॉस्फेयर से, तो उसको स्टोमाटा खोलना पड़ता है। स्टोमाटा ऐसा होता है, जो खुलेगा तो ऐसा होगा,
और ये कब खुलता है, तो जब पानी इसमें भर जाता है तब स्टोमाटा खुलता है, ठीक है, नहीं तो स्टोमाटा बंद होता है। लेकिन आप जानते होंगे कि जैसे आप चना होता है आपके पास, आपके घर में चना होता है ग्राम, तो चना को आप पानी में देते हैं तो वो फूल जाता है। बिल्कुल उसी तरह स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा ये एक छेद है, ये छेद है स्टोमाटा, ये जो छेद आपको दिख रहा है ये है स्टोमाटा। और ये जो बगल में दो है इसे बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, आपकी किताब में है गार्ड सेल, आपको पढ़ना है। तो गार्ड सेल जो होते हैं जब पानी इसमें भर जाता है तो गार्ड सेल फूल जाता है, गार्ड सेल जैसे ही फूलेगा तो स्टोमाटा खुल गया, ये छेद खुल गया, और इस छेद के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आता है। तो प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड खींचने लगता है तो ये छेद खुल गया, और इससे वाटर भी बहुत सारा पानी बाहर भाप बन के उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे भींगा कपड़ा को हम लोग धूप में डालते हैं तो वो कपड़ा सूख जाता है, क्यों, क्योंकि धूप में सारा पानी उसका इवापोरेट हो जाता है, निकल जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब प्लांट में स्टोमाटा खुलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए तो प्लांट स्टोमाटा को खोलता है, लेकिन इस दौरान जो आसपास पानी होते हैं पानी इवापोरेट कर जाता है। तो डेजर्ट पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उस प्लांट को तो पानी बहुत नहीं है, तब वो प्लांट एक तो बहुत मुश्किल से जमीन से जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पानी निकालता है वो प्लांट, और वो भी अगर स्टोमाटा दिन में अगर वो खोल लिया तो दिन में ही सारा पानी धूप में इवापोरेट हो जाएगा, फिर तो प्लांट सूख जाएगा। तो ये प्लांट बचने के लिए, अपना रक्षा करने के लिए ये प्लांट क्या करता है कि दिन में जो है ना लाइट एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में नहीं खींचता है, दिन में स्टोमाटा बंद रखता है, मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बना लिया और एकदम पड़ा हुआ है। जब रात होती है तब ये प्लांट एक्टिव होता है और अपना स्टोमाटा को खोल लेता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को खींच ले, और धूप तो है नहीं जो पानी बहुत निकलेगा, थोड़ा बहुत पानी निकल जाता है भाप बन के, मतलब वेपर बन के, लेकिन बहुत पानी बच जाता है इसमें। तो ये ऐसा प्रोसेस करता है, मतलब दो स्टेप में करता है। पहले स्टेप ये कि दिन के समय में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी बना के स्टोर कर लेता है, और रात के समय में उसी केमिकल एनर्जी से वाटर को तोड़ करके हाइड्रोजन आयन बनाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है, और ऑक्सीजन यहीं से बाहर निकल जाता है। और ये जो हाइड्रोजन आयन है, इसी हाइड्रोजन आयन से कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाता है। तो ये हो गए डेजर्ट प्लांट में। ये सब आपके सिलेबस में है, जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कुछ पिगमेंट या कुछ ऐसे चीज जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ऐसे कौन कौन से चीज होंगे? सबसे पहला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट को तो वही पकड़ता है, क्लोरोफिल ही लाइट को ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी को स्टोर भी करता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल के बारे में देखते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल हरा रंग का पिगमेंट होता है। जैसे आप कोई लीफ को लेते हैं, पत्ता को लेते हैं, तो पत्ता हरा दिखता है, आगे तरफ से ज़्यादा हरा दिखता है, पीछे तरफ से कम हरा दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आगे तरफ से क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होता है, जो भाग धूप में होता है इस तरह, तो उस भाग में क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो पार्ट बहुत ज़्यादा हरा दिखता है। और पीछे वाला जो पार्ट होता है उसमें स्टोमाटा ज़्यादा होता है, क्लोरोफिल कम होता है, इसीलिए वो पार्ट कम हरा दिखता है। तो आप कोई भी लीफ को लेंगे, कोई भी लीफ डाइकॉट प्लांट का लीफ को लेंगे, तो आपको आगे में बहुत ज़्यादा हरा दिखेगा, डीप दिखेगा हरा, और पीछे में हल्का हरा दिखता है। क्यों? क्योंकि पीछे में क्लोरोफिल कम होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि क्लोरोफिल हरा रंग का पिगमेंट है जो पत्ता को हरा बनाता है। तो क्लोरोफिल का काम क्या है? ये लाइट को ट्रैप करता है। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप इस तरह लिखेंगे, क्लोरोफिल्स आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ, इट हेल्प इन ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट और सोलर एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ दिस सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो ये काम है क्लोरोफिल का। अब दूसरा पिगमेंट और दूसरा स्ट्रक्चर जो मदद करता है फोटोसिंथेसिस में, उसे बोलते हैं स्टोमाटा, जो लीफ के पत्ता के ज़्यादातर पीछे वाले भाग में होता है। क्योंकि आगे से तो उसे लाइट को ट्रैप करना है, तो आगे क्लोरोफिल ज़्यादा होता है और पीछे से गैसेस एक्सचेंज होता है, इसीलिए पीछे स्टोमाटा ज़्यादा होता है। तो स्टोमाटा क्या होते हैं? स्टोमाटा ये एक छेद होता है, जैसे ये है स्टोमाटा, इस छेद को बोलेंगे स्टोमाटा, ठीक है। और ये जो बगल से ये दोनों है, इसे बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। जैसे आप इस फिगर में देखिए, बगल वाले जो है गार्ड सेल, स्टोमाटा बंद भी होता है और खुलता भी है। तो कब बंद होगा? जब पानी नहीं होता है तो ये सिकुड़ करके बंद हो जाता है, और जब पानी आ जाता है तो पानी में ये स्वेल कर जाता है, गार्ड सेल फूल जाता है और स्टोमाटा खुल जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल कंट्रोल करता है। और गार्ड सेल कैसे कंट्रोल करता है? तो जब पानी वहां पे आता है तो गार्ड सेल स्वेल कर जाता है और स्वेलिंग के दौरान स्टोमाटा खुल जाता है, और जब पानी वहां से निकल जाता है तो गार्ड सेल सिकुड़ जाता है, श्रंक कर जाता है, और श्रंक के दौरान स्टोमाटा इस तरह बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टोमाटा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या लीफ प्लांट में केवल पत्ता ही सांस लेता है, तो नहीं, पत्ता ही सांस नहीं लेता है। प्लांट के जो रूट होते हैं, जो जमीन के अंदर होते हैं, उसे भी सांस की ज़रूरत है, उसे भी हवा चाहिए। प्लांट का जो स्टेम होता है, तना, तो तना को भी सांस की ज़रूरत है, मतलब उसे भी गैसेस एक्सचेंज करना है, वो भी CO2 बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन खींचेगा ताकि उसे जिंदा रह सके। तो ये सब कैसे करते हैं? इसमें भी स्टोमाटा होता है क्या?
देखिए, जब कोई भी प्लांट बहुत छोटा होता है तो उसका जो स्टेम होता है, स्टेम यानी तना, तो उसका तना ग्रीन होता है। तो इस दौरान क्या होता है, तो वहाँ पे स्टोमाटा होता है। लेकिन जैसे ही प्लांट का बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो उसमें स्टोमाटा खत्म हो जाते हैं और उसका जो स्टेम होता है, तना तना अब हरा नहीं होता, अब ब्राउन कलर का हो जाता है। इस दौरान पहले जहाँ पे स्टोमाटा था वहाँ पे एक और छेद होता है, उस छेद को बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो अब प्लांट लेंटिसेल के जरिए सांस लेगा। ठीक है, पहले स्टोमाटा के जरिए सांस ले रहा था, लेकिन अब लेंटिसेल के जरिए सांस लेगा। ये लेंटिसेल प्लांट के रूट पे भी होते हैं, उसके जड़ पे भी होता है, ताकि जड़ सांस ले सके। लेंटिसेल्स यानी छेद, स्टोमाटा की तरह ही छेद होते हैं जो जिससे प्लांट गैसेस एक्सचेंज करता है। अब हम लोग बात करते हैं दो एक्टिविटी जो आपके चैप्टर में दिया है, और आप ये जान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के लिए। क्योंकि पहले का जो पैटर्न था सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड का, तो उस पैटर्न के अनुसार ज़्यादातर आपसे ये पूछा जाता है कि लॉन्ग टाइप में डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस इन डिटेल, ऐसा क्वेश्चन आता था। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, अब एक्टिविटी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ताकि आपसे ये पूछे कि किताब में जो लिखा था वो तो सभी पढ़े हैं, और किताब में जो ये भी लिखा है कि जो काम आपको खुद करना है, एक्टिविटी तो आपको खुद करना है, तो ये काम आपने किया या नहीं, ये चीज़ चेक करने के लिए आप आजकल लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आते हैं एक्टिविटी से ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आपको पूरी तरह समझ आएगा। लेकिन आप इसका नोट्स बनाइएगा, या तो अपने किताब से बना सकते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताऊंगा उससे आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये नोट्स बनाइए, इसे याद कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टाइप में ये क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, पहला एक्टिविटी 6.1, एक्टिविटी 6.1, इसमें आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे बताएंगे, कैसे आप प्रूव करेंगे, साबित करेंगे कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए। तो देखिए आप कैसे साबित करेंगे। तो देखिए, एक प्लांट लीजिए, ऐसा प्लांट लीजिए जिसका जो लीफ होता है ना, चितकबरा रंग का होता है, वेरीगेटेड होता है। वेरीगेटेड मतलब होता है कि अलग अलग उसमें रंग होता है, हरा रंग होता है, कहीं कहीं पीला रंग होता है। ऐसा डेकोरेटिव प्लांट सजाने के लिए लोग लगाते हैं। तो ऐसे एक पॉटेड प्लांट लीजिए, पॉटेड यानी जो गमला में होता है, ऐसा प्लांट लीजिए। ठीक है, उसे 3 दिन तक कम से कम पूरे अंधेरा कमरा में रख दीजिए, ताकि जितना वो स्टार्च को बना करके, स्टार्च यानी भोजन को बना कर स्टोर करके रखा था, वो सारा खत्म हो जाए। 3 दिन तक अंधेरा कमरा में रख दीजिए। पहला स्टेप हो गया। आप ऐसा प्लांट लीजिए जिसका लीफ जो है वेरीगेटेड हो, और उस प्लांट को और वो पोटेड प्लांट हो, और उसको 3 दिन तक कम से कम अंधेरा कमरा में रख दीजिए, ताकि जितना खाना उसमें स्टोर था वो खत्म हो जाए। दूसरा स्टेप ये होता है कि उस प्लांट को अब आप उठा करके धूप में डाल दीजिए, कम से कम 6 घंटा तक धूप में डाल दीजिए, और 6 घंटा बाद आप उसका एक लीफ को तोड़ लीजिए, एक पत्ता को तोड़ लीजिए, और उस पत्ता को सामने रखिए, या फिर उसका जीरोक्स निकाल लीजिए, कागज़ पे उस पत्ता का जीरोक्स निकाल लीजिए, या फिर आप उसे रख करके, आपने सेंचुरी वाली कॉपी खरीदी होगी ना, सेंचुरी वाले जो स्पायरल वाले जो कॉपी होता है, तो स्पायरल वाले कॉपी में क्या होता है कि जिल्द जो होता है उसका गत्ता, कवर के ऊपर में एक पतला सा पेपर होता है, कागज होता है एक पतला सा पेपर। उस पेपर पे अगर उस लीफ को अगर रखेंगे तो वो लीफ बाहर से दिखने लगता है। तो उस पर आप पेंसिल से या कलम से डायग्राम बना लीजिए उस लीफ का। ठीक है, और जिस जिस जगह पे हरा रंग है वहाँ पे आप मार्क कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये लीफ है और यहाँ पे हरा रंग है, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे कि यहाँ पे इस तरह घिस करके कि इतना दूर हरा रंग है, इतने दूर हरा रंग है। ठीक है, अब उस लीफ को आप गर्म पानी में, खोलता हुआ पानी में कम से कम 6-7 मिनट तक बॉयल करिए, और फिर उस लीफ को निकाल करके खोलता हुआ अल्कोहल, यानी अल्कोहल जो होते हैं लैब में, तो उसमें डाल दीजिए 5-7 मिनट के लिए, और फिर उसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस दौरान गर्म पानी में हम क्यों देते थे, ताकि उसका जितना भी क्लोरोफिल है वो पानी में मिल जाए। तो लीफ का रंग जो है पहले हरा था, लेकिन अब जहाँ जहाँ हरा था वहाँ पे भी हरा कम दिखेगा आपको, क्योंकि क्लोरोफिल बाहर निकल गया। ठीक है, और कहाँ निकला, उस पानी में और अल्कोहल में, इसीलिए पानी और अल्कोहल का रंग हल्का हल्का हरा सा हो जाएगा। ठीक है, और इस लीफ को अब आप ले लीजिए और इस पे आयोडीन लगा दीजिए। और आपको ये मालूम होगा कि आयोडीन जो है वो स्टार्च को बताता है। अगर कहीं पे भी स्टार्च होगा तो उस पर अगर आप आयोडीन लगा देते हैं तो वो एकदम डीप ब्लू कलर दिखने लगता है, गाढ़ा ब्लू कलर दिखने लगता है। तो इससे पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे स्टार्च है। ठीक है, तो आप उस लीफ पे आयोडीन लगा दीजिए और उसे पानी से धो के रख दीजिए। ठीक है, और दूसरा पेपर, जिस पे पेपर पे जो आप उसका डायग्राम बनाए थे, उस डायग्राम को भी सामने में रखिए। और आप नोटिस करेंगे कि डायग्राम पे जिस जगह पे पहले हरा रंग था उस जगह पे अभी ब्लू ब्लैक दिखेगा, यानी डीप ब्लू कलर दिखेगा। डीप ब्लू कलर क्यों दिखा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे स्टार्च था, क्योंकि हम आयोडीन लगाए हैं, और आयोडीन ब्लू कलर वही देता है जहाँ स्टार्च होता है। मतलब पहले जहाँ हरा रंग था वहाँ पे अभी ब्लू कलर है, डीप ब्लू कलर है, मतलब वहाँ पे स्टार्च है। पहले जहाँ हरा रंग था, हरा रंग क्यों था, क्लोरोफिल के वजह से। मतलब क्लोरोफिल
ही ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस में मदद किया। जहाँ पे उस लीफ में दूसरा रंग था वहाँ पे स्टार्च नहीं बना, लेकिन जहाँ पे हरा रंग था यानी जहाँ पे क्लोरोफिल था वहीं पे स्टार्च बना। तो इससे ये साबित होता है कि स्टार्च तो फोटोसिंथेसिस से बना होगा। तो इससे ये साबित होता है कि क्लोरोफिल जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि ग्लूकोज बने और स्टार्च बन के स्टोर हो जाए। ठीक है, तो ये पहला एक्टिविटी खत्म हुआ। दूसरा एक्टिविटी है जिसमें आपसे ये पूछता है कि आप कैसे पता करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं। तो शुरुआत में तो हमने देखा था रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर ग्लूकोज बना रहा था, वहाँ तो हमने देखा था। तो साइंटिस्ट को कैसे पता चला, और आपको कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं जिससे आपको समझ आए कि कैसे पता करते हैं। तो ये एक्टिविटी को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना है आपने, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब कहीं पे भी अगर आप प्लेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देते हैं तो आसपास हवा में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप 2 इक्वल साइज का प्लांट लीजिए, ठीक है, पॉटेड प्लांट जो गमला में होता है, ताकि आप उसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सके। तो 2 प्लांट लीजिए, दोनों को एक बेल जार से ढक दीजिए। बेल जार यानी शीशे का बर्तन से दोनों को ढक दीजिए, और एक में प्लेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ढक दीजिए और दूसरा में कुछ मत रखिए। दोनों को ढक दिया और बढ़िया से वैसलीन लगा करके उसे सील कर दीजिए, ताकि हवा लीक न करे, गैस उसमें लीक न करे। ठीक है, वैसलीन से सील कर दीजिए। और आप दोनों प्लांट को कम से कम 3 दिन तक अंधेरा कमरा में रखिए, ताकि जितना खाना उसमें पहले से बना है ये खाना खत्म हो जाए। और एक बार ये खाना खत्म हो गया, लगभग 3 दिन में खत्म हो जाता है स्टार्च। तो ये फिर आप दोनों प्लांट को उठा कर बड़े बारीकी से धीरे से उठा करके आप धूप में रख दीजिए, कम से 2.5 घंटा 2-2.5 घंटा कम से कम रख दीजिए धूप में। और फिर दोनों प्लांट का एक लीफ को तोड़ निकालिए, मतलब बेल जार को हटा दीजिए और एक एक लीफ को दोनों प्लांट का निकालिए। अब उसमें चेक कीजिए दोनों प्लांट में किस में स्टार्च बना है। ठीक है, दोनों प्लांट में किस प्लांट में स्टार्च बना है, कैसे चेक करेंगे। तो उसी तरह गर्म पानी में से बॉयल करेंगे, फिर अल्कोहल में से कुछ देर बॉयल करेंगे और फिर इसमें आयोडीन लगा के धो करके रख देंगे, और फिर चेक करेंगे कि ब्लू ब्लैक कलर किस लीफ में आ रहा है। तो आप ऐसा पाएंगे कि जिसमें पहले हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था जिस बेल जार के अंदर में, तो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड था नहीं, क्योंकि सारे कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड खींच लिया था। तो उस प्लांट का जो लीफ लिए थे उसमें कोई स्टार्च नहीं बनेगा। लेकिन जिस प्लांट में हम जिस बेल जार के अंदर में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखे थे उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाया, इसीलिए उस प्लांट का जो लीफ होगा उसमें कहीं कहीं ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा। इसका मतलब उसमें स्टार्च बना है, उसमें खाना बना है, फोटोसिंथेसिस हुआ है। और जिसमें हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखे थे उस लीफ में कहीं ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिखा, स्टार्च कोई भी स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया। मतलब जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था उसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इससे ये साबित होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ऐसे ही कुछ एक्टिविटी है जिसमें ये पता चलता है कि लाइट जो होते हैं, लाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये 9th में भी एक एक्सपेरिमेंट था आपके सिलेबस में शायद, और 11th में भी है, 10th में नहीं है। तो ये आपको नहीं पढ़ना, 11th में जब आएंगे तब आप पढ़ेंगे। और 11th में तो बहुत डिटेल में है, लाइट में भी ब्लू कलर में रेड कलर में बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, ये सब आप पढ़ेंगे। एक प्रिज्म की मदद से लाइट को स्प्लिट करते हैं और बैक्टीरिया डाल करके, एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पर डाल के, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सब डाल के, अलगी डाल के चेक करते हैं। तो ये आप 11th में पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो इन दोनों एक्टिविटी का आप नोट्स बनाएंगे और उसे अच्छा से समझेंगे, याद करेंगे। और मैंने कोशिश की कि एक बार में आपको समझा दे, पर अगर आप नहीं समझे तो ये वीडियो को आप दोबारा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मदद हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, और अगला वीडियो में हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे पूरे डिटेल में बात करेंगे। ये लंबा टॉपिक भी होगा, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, तो हम अगला वीडियो में उससे डिटेल में बात करेंगे।